बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, या हम ये कई टॉपिक्स नहीं बोल सकते तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कि जो मैंने टी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको करवाई है उनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्शनल क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो है कॉपर। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, ठीक है। 1 कॉपर 1 आयन इज नॉट नॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाई? जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी में रीजंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी नहीं है या कॉपर आए, मैग्नीज आ जाए, आयरन आ जाए, ठीक है, किसी भी टाइप का या किसी भी तरह का यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल आ जाए और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दी हुई हो और ये पूछे कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो बच्चों जैसा भी क्वेश्चन आए उन सभी में आपके लिखोगे कि डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करते हैं। जब भी इनको हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये क्या कर देते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो कर देते हैं। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो भी एलिमेंट होता है या जो भी मेटल होता है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आंसर ये लिखोगे इट अंडरगो disproportion reaction, undergo disproportion reaction becomes stable oxidation state, ठीक है। अब देखो जब ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा कॉपर, तो जो कॉपर है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर ये +1 फॉर्म में है तो ये चेंज हो जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के अंदर। ये ध्यान रखना, हमने वाटर डाला, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये +1 से किस में चेंज हो जाता है, +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेटस की क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आता है जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बाय। देखो ये मैंने क्वेश्चन पहले भी बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, जिनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी कराई, उससे पहले मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, सिंपल। मैंने आपको कहा था D10 कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर भी है वो क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल, ठीक है। आप सभी को पता है डी ऑर्बिटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम NS लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं n-1 d, क्योंकि ये पेनल्टीमेट सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर व्हाई। तो आपको ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कराया था कि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। जिनके पास, जिन भी ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज वो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, है ना, सिंपल है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, D1 से लेके D9, है ना। तो उनके पास 1 एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होता ही है अनपेयर्ड। तो हम ये क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स हैव 1
अनपेयर्ड, वन लिख दो, एटलीस्ट वन लिख सकते हो, ठीक है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल, ठीक है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आगे क्या लिखोगे, इसीलिए इनका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब दोगे इनको तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखो बेटा, Mn2 positive is more stable than Fe2 positive towards oxidation state 2+3। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? देखो, अगर ये टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट 2+3 नहीं आता, उससे पहले का देखो, मैग्नीज 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव, तो भी आंसर वही लिखते जो अब लिखोगे इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या, देखो Mn2 पॉजिटिव जो है और वो चेंज हो रहा है Mn3 पॉजिटिव में, तो दोनों के कंपैरिजन में Mn2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा। सेम एज इट इज Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव में, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, बट Mn2 पॉजिटिव +3 में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस स्टेट में मोर स्टेबल है। क्यों है, क्या रीजन है, आगे ये पूछेंगे। असाइन द रीजन Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट 2+3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, सिंपल है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, चाहे इसमें कोई भी एलिमेंट आ जाए, यहाँ पर किसी भी स्टेट के अंदर आ जाए, +2 हो, +3 हो, +4 हो, उसमें हमेशा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हम सिर्फ आउटर की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो हमें नॉर्मल गैस ही लिखनी है। तो अगर मैं आउटर की बात करूं, जैसे कि आर्गन नॉर्मल गैस है, देन उसके बाद आप क्या लिखोगे, 3d5 4s2, यही होता है, बट यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो यहाँ +2 लगाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर 3d5। अगर मैं बात करूं Fe2 पॉजिटिव की, तो Fe2 पॉजिटिव में क्या होगा, आर्गन 3d6, 4s2 था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर चुका है। तो अगर हम यहाँ देखिए तो एग्जैक्ट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देख लो आप, D के अंदर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो आप, ठीक है, एग्जैक्ट हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और ये +2 से +3 में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो Fe2 पॉजिटिव जो है, इसमें देखो 3d6 एग्जैक्ट हाफ फील्ड नहीं है, इसके कंपैरिजन में क्या है, लेस स्टेबल है, इजीली ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5, अब ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, समझ आ रहा है। अगर इसमें क्वेश्चन ये आ जाए Mn2 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जहां पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखा आपको वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे Mn2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव में से कौन ज्यादा स्टेबल है, Mn2 पॉजिटिव, और Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में से ज्यादा स्टेबल कौन है, Fe3 पॉजिटिव, इसीलिए Fe2 पॉजिटिव जो है वो इजीली +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट +2 +3 में कन्वर्ट नहीं होगा मैग्नीज, क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नीज शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 विद ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि जो मैग्नीज है वो ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइंड होगा तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट क्या रखेगा, +7। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बट विद फ्लोरीन इट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, यानी कि जो मैग्नीज है अगर वो फ्लोरीन के साथ कंबाइंड हो रहा है और यहाँ पर सपोज कोई भी कंपाउंड बना रहा है तो उसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही रहती है, +7 क्यों नहीं है, क्या रीजन है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का आता है मीन्स ये वाला नहीं, इस वाली फॉर्म में, ठीक है, कि किसी एलिमेंट के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है नहीं आ रहा,
तो आपको क्या देखना है कि उस एलिमेंट के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, मैग्नीज के पास तो डी ऑर्बिटल है ही, लेकिन ये जो सातवें एलिमेंट होगा इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है या फिर नहीं है, या पी ऑर्बिटल है या नहीं है। क्योंकि ऐसे केस में हम देखते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, जहां पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, और जहां पर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं होती वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर रहेगी, एक्सटेंड नहीं होती है। सिंपल। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, ये कहोगे कि मैग्नीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या शो करती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, दस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, मैक्सिमम +7। बट फ्लोरीन के साथ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल साइज की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाती है और वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। ये भी बोल सकते हो। दूसरी बात, स्मॉल साइज है और वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होते, बट इसके पास डी है तो इसका पी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इसका साइज फ्लोरीन के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है। फ्लोरीन का क्या होता है, स्मॉल, तो इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी वेकेंट डी ऑर्बिटल का तो यहाँ कोई भी रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइज का रोल है। जहाँ साइज छोटा होगा वहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, जहाँ साइज बड़ा होगा वहाँ इजीली हो जाएगी, और जहाँ पर इजीली बॉन्डिंग हुई ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ जाएगी। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीज with oxygen show p pi d pi bonding, thus have maximum oxidation state of +7, but with fluorine it not show p pi d pi bonding because fluorine has smaller size. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट y। ठीक है, आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 से लेके और +7 +8 तक मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो देखो एक एलिमेंट की जो है वो +2 से लेके +7 हो रही है, +8 हो रही है, +6 हो रही है, उसका में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ns और n-1 d ऑर्बिटल के अंदर फिलअप होते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। और मैंने आपसे ये कहा था कि इसके बीच में और इसके बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ चले जाते हैं इजीली। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों है वो दोनों के दोनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ns एंड n-1d orbitals are participate in bonding। इस वजह से क्या होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ लिखोगे बोथ आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्लियर? क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा हो रही है, अदरवाइज इसके इलेक्ट्रॉन ही काम आए, इसके क्यों आए? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी नहीं अगर इसके काम नहीं आते तो। समझ आया? नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो हार्ड के होते हैं। अगर हम बात करें ओनली मेटल्स की, ठीक है, जैसे कि एस ब्लॉक के भी मेटल्स होते हैं और डी ब्लॉक के भी मेटल होते हैं, तो एक्चुअल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, वी गोइंग लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है आप सभी को पता है, वी गोइंग लेफ्ट टू राइट। जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
और जब साइज डिक्रीज होता है तो जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो ज्यादा डेंस हो जाते हैं, डेंस होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, हार्ड, और हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, उनके हाई हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर इनकी बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इनका साइज छोटा हो जाता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर वो कंजप्टेड हो जाते हैं, हाईली डेंस हो जाते हैं। डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयनाइजेशन एनर्जी इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर फाउंड टू वेरी इरेगुलर। ऐसा क्यों होता है, आयनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ी हो तो इनमें फर्स्टली क्या होती है, इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, जैसे एटॉमिक रेडियस वेरिएबल है, वेरी करती है, वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वेरी करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, आप सभी को पता है, D5 और D10, ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो भी वैरी करती है, इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, समझ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी इरेगुलर हो जाती है। क्लियर, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। व्हाई, आपसे अगर ये पूछा जाता है तो मैंने आपसे बताया था कि ये जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, इनके मेन रीजन आपको बताए थे। ठीक है, आप सभी को पता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ इनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल वेकिंग प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फास्टली करते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स आप वहां से उठा के लिख दोगे एज इट इज, इसमें कोई अलग से कुछ लिखना है नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सिबिट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS एंड N-1 D सब सेल होती है। ठीक है, बट जो F ब्लॉक होते हैं इनका NS तो होता है, उसके साथ साथ N-1 D भी होता है और फिर N-2 F भी होता है। ठीक है, तो अगर हम इनकी और इनकी बात करें तो जो NS है उसके बाद क्या है, N-1 D, मतलब हम ये कहते हैं कि ये आउटर सेल तो होती है NS और ये होती है N-1 D। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया उसमें भी बताया था। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो ये NS और N-2 जो F है इसके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा हो गया। ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका आंसर क्या दोगे, इन डी ब्लॉक एलिमेंट NS एंड N-1 D के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ड्यू टू दिस दे शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सिंपल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे इसको देख के घबरा जाते, क्या पूछा है। सिंपल देखो, इसमें पूछा क्या, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। मतलब यहाँ पर एटम दिख रहा है ना आपको, यानी कि मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में बॉन्ड बना हुआ है,
ठीक है। कार्बोनाइल्स कंपाउंड बहुत सारे आते हैं, उनमें मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड आपको मिलेगा। तो ये सेपरेट आउट हो रहे हैं, यानी कि मैग्नीज जो है वो दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये मेटालिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये हाई होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, हाई। अब वो हाई कब होगी, सिंपल, जब ये बॉन्ड क्या हो, स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, ये कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटालिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होगी। और आप सभी को पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता ही होता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम सिंपल से इसका आंसर क्या देंगे, ट्रांजिशन मेटल्स हैव unpaired electron, so they have strong metallic bond, और metallic bond strong है, simple, enthalpy of atomization भी क्या है, हाई है। सिंपल सा था। ठीक है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा लैंग्वेज को 2-3 बार रीड करके देख लिया करो, अपने आप आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आप लिखोगे, मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर एक्सटेंसिव इन द 4D एंड 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट देन 3D सीरीज। बाय। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि जो 4D और 5D सीरीज है उसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3D सीरीज। अब इसका क्या रीजन है, सिंपल देखो, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग कब हो सकती है, जब वहां पर क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे। ठीक है, यानी कि वहां पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अगर रिपल्शन होगा तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4D और जो 5D सीरीज होती है उनमें शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट in 4D and 5D series as compared to 3D। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाते हैं। अब बात ये आती है कि 3D के कंपेयर में 4D और 5D में पुअर शील्डिंग क्यों है, पुअर शील्डिंग क्यों है, तो सिंपल देखो, 3D जो होता है वो इंटरनल है, अंदर है। सपोज करते हैं ये फर्स्ट एनर्जी सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो यहाँ पर SPD मतलब D है, 3D यहाँ है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपको पता है, 4S आता है, 4P आता है, देन उसके बाद 4D आता है। तो 4 के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि D है। ठीक है, ऐसे 5 के अंदर D है, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, सेल से अगर बढ़ती जा रही है तो साइज भी बढ़ता जा रहा है। सिंपल, एक आपके पास स्मॉल साइज है, सपोज करो ये 3D है, और एक आपके पास है लार्जर साइज की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होगा वो दूर दूर रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंस है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर फिल करते हो तो यहाँ पर क्या है, डेंस है ना ये थोड़ा, और यहाँ पर क्या रहेंगे, ये दूर दूर रहेंगे। इसका मतलब इनका साइज बड़ा होने की वजह से 4D और 5D में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, पुअर रहता है। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ आया, इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड जो है वो 4D और 5D में स्ट्रॉन्ग बनता है एज कंपेयर टू 3D। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैग्नीज थर्ड अंडरगो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन इजीली बाय। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक क्वेश्चन दिया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कॉपर +1 वाला, अगर आपको ध्यान हो, और मैंने उसमें आंसर दिया था कि ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है ना। अब इसमें तो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन इजीली शो क्यों करता है, सिंपल। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ये क्या है, +3 के अंदर है, तो मैग्नीज जो है वो 3 पॉजिटिव में है। अगर इसमें हम पानी डाल दें, ठीक है, क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव में। सिंपल,
जब भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या आ रही है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगी। यही तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर किसमें चेंज हो जाता है, Mn2 पॉजिटिव, MnO2 एंड H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाते हैं। इस रिएक्शन को फिर बैलेंस कर लोगे तो सिंपल देखो, मैग्नीज यहाँ +3 में था, अभी क्या है +2 में, और अगर यहाँ निकाले तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +4, राइट, +4 ही आएगी ना। यानी कि जब डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती है तो एक ही एलिमेंट में क्या होता है, रिडक्शन भी होता है और एक ही एलिमेंट में ऑक्सीडेशन भी होता है। मैंने कहा था ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन शो करता है, तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इजीली क्यों कर रहा है, कौन, +3, नॉट +2, +3, ये 3 के अंदर है ना। ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्यों शो कर रहा है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को पाने के लिए, ठीक है। इट अकर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट in aqueous solution undergo disproportion reaction। क्लियर है, ये आप लिखोगे इस चीज में, और ये रिएक्शन आप मेंशन करोगे और इसको साथ साथ बैलेंस भी करोगे। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन मैग्नीज 2 आ गए तो यहाँ पर 2 कर देना, ऑक्सीजन 2 है 2 कर देना, हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ 4 कर देना, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हैं कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको और भी चीजें बताने वाली हूँ। जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके एसिडिक या फिर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है। उनमें क्वेश्चंस भी आता है कि एसिडिक कैरेक्टर बताओ या बेसिक कैरेक्टर बताओ। तो उसमें आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखना है या ट्रिक याद रखनी है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, राइट। तो यानी कि चेंज होगी ना, +2 से +3, +4, फिर +5, फिर +6, इस टाइप से। जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, मैं यहाँ पर ऑक्साइड्स की बात कर रही हूँ, ओनली ऑक्साइड्स की, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक मेटल ले लिया सपोज मैग्नीज, तो मैग्नीज जो होता है वो +2 फॉर्म में भी होता है। यानी कि अगर एक ऑक्सीजन लगी हुई तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आएगी। अब मैंने बोला MnO2 है तो इसका मतलब क्या आएगी, +4 आएगी, सिंपल। अगर मैंने बोल दिया MnO3 है तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो क्या आ गई, +6 आ गई, बीच में भी आएगी +3, +4, +5, ये हम निकाल सकते हैं इजीली। ऐसे ही मैंने बोल दिया MnO4 तो 4 तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ये 8 शो नहीं करता, मैक्सिमम +7 करता है। तो +7 के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, अगर यहाँ 7 कर देते हो तो यहाँ पर 2 कर दो, हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, और या फिर आयोनिक कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो देखो मैं दोनों ही चीज बता देती हूँ। अगर आपसे पूछे आयोनिक नेचर का ऑर्डर दो, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या आयोनिक कैरेक्टर अगर आपको बताना हो, तो आयोनिक जो कैरेक्टर होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो आयोनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, अगर एसिडिक या फिर बेसिक कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना। ओनली एक याद रख लो, बेसिक मत याद रखो, एसिडिक कर लो, बेसिक अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। तो एसिडिक जो कैरेक्टर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पर +2 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। अब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट में जाके एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ये किस में आती है, एम्फोटेरिक के अंदर, ये ध्यान रखना। यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ, ठीक है। ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके और आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे सभी बच्चे। समझ आया होगा ये चीज तो, है ना। एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर का ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट से एसिडिक बेसिक का एक्चुअल में रिलेशन क्या है।
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो इसका मतलब क्या है, साइज बड़ा है ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लेस है, तो इसका मतलब साइज क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा, लार्जर मिलेगा। और जहां पर साइज लार्जर होता है वहां पर इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बेसिक नेचर है अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो बेसिक नेचर का होता है, सिंपल। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से तो है ही डायरेक्ट, लेकिन किसी के माइंड में आए कि क्यों है ऐसा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही है तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो बेसिक क्यों है। सिंपल, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होती है तो वहां पर साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं इजीली। इसका मतलब कि लार्जर साइज है तो वहां पर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑफ सेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता है ना, तो इजीली वो लूज हो जाता है, इसलिए वो बेसिक का होगा। साइज यहाँ पर देखो +7, यानी कि इसका मतलब साइज उसका क्या है, स्मॉल होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होते जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, साइज स्मॉल होता जा रहा है। साइज स्मॉल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसीलिए वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भी होगा। और बच्चों इसी के साथ ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी, वो आपको अच्छे से कवर करनी है। एक्चुअल में वो आप 11th क्लास में कर चुके हो, बट फिर भी हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। इंपॉर्टेंट तो है, एग्जाम में आती है, ये हर बार आती है, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक बचेगा आपका, उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। उसके साथ हमारे चैप्टर भी फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।